Hello everyone, I welcome you all in your business studies class. We were discussing about wholesale trade and we have already discussed its features. Today we will discuss about services or utility of wholesaler. मतलब हम यहाँ ये डिस्कस करेंगे कि जो होलसेलर होता है वो क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है या उसकी क्या यूटिलिटी है, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, क्या बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहा है या क्या फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है। आप कुछ भी कह सकते हो इसको कि उसकी इम्पोर्टेंस को डिस्कस कर रहे हैं हम, या वो क्या फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। एडवांटेजेस कह सकते हो आप इसको। ठीक है, तो बेसिकली हम यहाँ बात करेंगे होलसेलर के द्वारा किए गए जो भी वो काम करता है टुवार्ड्स अदर्स। अब अदर्स में कौन आ सकता है कि वो रिटेलर को क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है अपनी, हम कह रहे हैं ना सर्विसेज इंपॉर्टेंस या फंक्शन, तो जो है वो रिटेलर्स के टुवर्ड्स जो है वो क्या फंक्शंस परफॉर्म करेगा। देन जो है वो कस्टमर के टुवर्ड्स जो है वो क्या बेनिफिट्स, उनको क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है। कस्टमर भी कह सकते हो आप इसको, या फिर आप इसको सोसाइटी बोल दो कि इन जनरल जो है वो हम इसको सोसाइटी कह सकते हैं, क्योंकि कस्टमर जो है वो सोसाइटी का ही पार्ट है ना। और मैन्युफैक्चरर्स या जो प्रोड्यूसर होते हैं उनके टुवर्ड्स जो है वो क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ये सब हम डिस्कस करेंगे। फर्स्टली हम डिस्कस करते हैं कि मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर के टुवर्ड्स जो है वो रिटेलर अपनी क्या सर्विसेज देता है। तो फर्स्ट वन देखो अब क्या है यहाँ कि एक होलसेलर जो है वो प्रोड्यूसर से बहुत बल्क क्वांटिटी में यानी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में गुड्स बाय कर लेता है। आगे वो कुछ कुछ क्वांटिटी में रिटेलर्स को बेचता रहता है। होलसेलर बहुत ज़्यादा स्टॉक रखते हैं ना अपने गोडाउन में, तो अब वो प्रोड्यूसर की कैसे हेल्प कर रहा है, उसको क्या सर्विसेज दे रहा है, उसकी हम बात करेंगे। सबसे पहला काम तो वो क्या करता है, उसको इंफॉर्मेशन देता है अबाउट डिमांड, कि डिमांड के बारे में जो है वो उसको इंफॉर्मेशन देता है। कैसे? क्योंकि ये जो होलसेलर है ये रिटेलर्स के कांटेक्ट में होता है, शॉपकीपर्स के, और जो शॉपकीपर होते हैं वो कस्टमर को जानते हैं कि कस्टमर क्या मांग रहे हैं, क्या उनका इन दिनों ट्रेंड चल रहा है, कौन सी गुड्स खरीदने में इंटरेस्टेड हैं। तो वो सारी उसको जो है डिटेल्स शॉपकीपर आकर के देते हैं होलसेलर को। होलसेलर उसको आगे पास ऑन कर देता है प्रोड्यूसर के पास, ताकि प्रोड्यूसर अपना प्रोडक्शन उसी अकॉर्डिंग कर सके। तो सबसे बड़ी हेल्प क्या हो गई कि अपने डिमांड के बारे में जो है प्रोड्यूसर्स को इन्फॉर्मेशन देता है। देन एक मिडल मैन की तरह जो है वो काम करता है। मिडल मैन कैसे हो गया ये कि देखो प्रोड्यूसर ने गुड्स बनाई, अब प्रोड्यूसर खुद रिटेलर को नहीं बेच सकता। क्यों? क्योंकि रिटेलर शॉप्स तो पता नहीं कहाँ कहाँ तक फैली होती हैं। आपके जो नॉर्मल आपके घर के पास भी हो सकता है 2-3 शॉप्स हों, सेम तरह की चीज़ें मिलती हों, तो सभी के सभी तक तो प्रोड्यूसर नहीं पहुंच सकता ना कि वो उन रिटेलर्स तक अपना माल जो है वो पहुंचाए। तो यहाँ पे जो है वो एक लिंक की तरह काम करता है, एक मिडल मैन की तरह काम करता है कि आप ये लगाओ कि वो रिटेलर्स तक गुड्स पहुंचाता है और देन रिटेलर जो है वो कस्टमर तक गुड्स को जो है वो पहुंचाते हैं। तो ये डिस्टेंस को रिड्यूस कर देता है एक तरह से कि कस्टमर तो डायरेक्ट बिल्कुल ही प्रोड्यूसर तक पहुंच नहीं सकता, तो एक मिडल मैन की तरह, एक ब्रिज की तरह काम करता है। नेक्स्ट क्या है कि फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करता है ये। अब फाइनेंशियल हेल्प कैसे कि प्रोड्यूसर ने गुड्स बनानी होती हैं तो उनको जो है साथ के साथ अगर उनका सामान बिकेगा नहीं तो वो आगे का प्रोडक्शन कैसे करेंगे। तो होलसेलर क्या करते हैं, एडवांस में ऑर्डर दे देते हैं, क्योंकि उनको डिमांड का आइडिया होता है रिटेलर की वजह से। तो वो एडवांस में ऑर्डर प्लेस करते हैं, तो पेमेंट भी एडवांस में कर देते हैं, जिससे होलसेल जो है आगे प्रोड्यूसर को फ़ायदा होता है, उसको पेमेंट रिसीव होती है, तो वो अपना प्रोडक्शन आगे का जारी रख सकता है। और ये मोस्टली जो होलसेलर है वो कैश में गुड्स परचेज करते हैं प्रोड्यूसर से, क्रेडिट फैसिलिटी नहीं लेते, तो जिससे कि जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, उनको ईजिली कैश जो है वो अवेलेबल हो जाता है होलसेलर की वजह से। तो यहाँ फाइनेंशियल हेल्प भी हो गई। नेक्स्ट जो है वो गुड्स की एडवर्टाइजिंग में हेल्प करता है। एडवर्टाइजिंग में कैसे हेल्प करता है कि जो एक तो प्रोड्यूसर खुद भी अपने गुड्स का जो है एडवर्टाइजमेंट करेगा कि मैंने ये प्रोडक्ट मार्केट में निकाला है, बट बहुत से ऐसे प्रोडक्ट होते हैं, बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि होलसेलर्स भी एडवर्टाइजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं कि हम एडवर्टाइजमेंट करेंगे प्रोडक्ट की।
इससे क्या है, प्रोड्यूसर की हेल्प हो जाती है कि उसको बेनिफिट हो जाता है कि उसके प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट उसने करी, तो यहाँ सेल अपने आप अपलिफ्ट होगी और अल्टीमेटली प्रोड्यूसर का तो फायदा है ही। नेक्स्ट जो है वो स्टोरेज फैसिलिटी प्रोवाइड करना। अब देखो, अगर प्रोड्यूसर जो है वो एक लॉट उसने प्रोडक्शन का किया, उसने 1000 यूनिट्स बना दिए किसी प्रोडक्ट के, अब अगर कोई उसको आगे लेगा नहीं तो प्रोड्यूसर का काम तो स्टॉप हो गया, वो तो ब्लॉक हो गया वहीं। तो होलसेलर क्या करता है, उससे खरीद के अपने गोडाउन में स्टोर कर लेता है। वो अपना ऑर्डर देता है, उसी ऑर्डर के हिसाब से प्रोड्यूसर तैयार करता है, इमीडिएटली उसको डिलीवर कर देता है होलसेलर को। होलसेलर उसको अपने गोदाम में स्टोर करता है जब तक कि उसका बिक नहीं जाता, रिटेलर आकर के उससे ले नहीं जाते। तो यहाँ पे क्या है, वो स्टोरेज की फैसिलिटी दे रहा है कि प्रोड्यूसर को अपने पास स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है, अपना प्रोडक्शन ब्लॉक करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। देन जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन की फैसिलिटी देता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटी यही है कि देखो कि प्रोड्यूसर्स के लिए मुश्किल हो जाएगा कि वो रिटेलर्स को, हर एक रिटेलर की शॉप पे जो है वो प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करवाएं, क्योंकि बहुत सारी रिटेलर्स की शॉप्स होती हैं। तो होलसेलर के बीच में एक लिंक की तरह आ गया कि उसने बल्क क्वांटिटी में प्रोड्यूसर से माल खरीदा, अब रिटेलर्स को वो थोड़ी थोड़ी मात्रा में बेचता रहेगा जैसे जैसे रिटेलर्स की नीड होगी। रिटेलर नॉर्मल शॉपकीपर्स होते हैं। नेक्स्ट क्या है कि प्राइस को स्टेबलाइज करने में हेल्प करता है, स्टेबलाइजिंग प्राइस। अब स्टेबलाइजिंग प्राइस का क्या मतलब है कि अब देखो, अगर कुछ गुड्स ऐसी होती हैं जो एक पर्टिकुलर सीजन में ही जिनका प्रोडक्शन जो है होगा, अब उसके बाद अगर वो पूरा ईयर, थ्रू आउट द ईयर उनकी डिमांड के हिसाब से नहीं मिलेंगी तो प्राइस स्टेबलाइज नहीं रहेगा। मान लो डिमांड बहुत ज़्यादा है लेकिन सप्लाई नहीं है पीछे से, तो प्राइस बढ़ जाएगा। और ऐसा है कि मार्केट में एक पर्टिकुलर एक सीज़न में डिमांड में है ही नहीं और सप्लाई बहुत ज़्यादा हुई पड़ी है, तो प्राइस कम करने पड़ेंगे आपको, ताकि आप अपना वो स्टॉक जो है वो उसको बेच सको, जल्दी से क्लियर कर सको। तो यही बात यहाँ पर है कि प्रोड्यूसर जो है ना, वो ये चीज़ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसने एक पर्टिकुलर टाइम में प्रोडक्शन कर दिया। अब होलसेलर पूरा ईयर जो है ना उसकी डिमांड को मेंटेन करे रखता है, उसकी सप्लाई को मेंटेन करे रखता है, ताकि प्राइस जो है ना वो स्टेबलाइज रहेंगी। जिस टाइम पे नीड है उस टाइम पे प्रॉपर सप्लाई देना, उस हिसाब से जो है वो प्राइजेस जो है वो स्टेबलाइज रहते हैं। देन इकोनॉमी इन प्रोडक्शन। अब जो होलसेलर होते हैं ना, वो क्या करते हैं, बड़ा बड़ा जो है वो ज़्यादा क्वांटिटीज़ में जो है वो ऑर्डर प्लेस करते हैं प्रोड्यूसर्स के पास। तो प्रोड्यूसर अगर ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा तो फिर क्या है, उसको पर यूनिट, पर हेड जो है वो सस्ता पड़ेगा। एक आप जो है वो बिल्डिंग है आपके पास, एक प्रोडक्शन यूनिट लगाया हुआ है आपने, वही मशीनें हैं, वही किराया है उस बिल्डिंग का, उसमें अगर आप एक दिन में 50 यूनिट बनाते हो या आप एक दिन में 100 यूनिट बना लेते हो, तो आपको उतना ही रेंट पे करना है, वही आपकी मशीन्स यूज़ हो रही हैं, तो फिर आपको 100 यूनिट्स बनाओगे तो पर यूनिट आपका खर्चा कम हो जाएगा ना। तो इस तरह से जो है वो इसको बोलते हैं इकॉनमी इन प्रोडक्शन। इकॉनमी का मतलब कि सस्ता पड़ना, कि जब प्रोडक्शन ज़्यादा बड़े लेवल पर किया जाता है तो वो प्रोडक्शन आपको सस्ता पड़ता है। तो ये तो इसकी सर्विसेज थी टुवर्ड्स मैन्युफैक्चरर्स। अब क्या है कि ये रिटेलर्स को जो है वो क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है। रिटेलर का क्या मतलब है कि नॉर्मल जो शॉपकीपर्स होते हैं, जो आपके आसपास आप देखते हो शॉप्स होती हैं। अब रिटेलर्स को फर्स्ट हेल्प क्या प्रोवाइड कर रहा है कि इजी सप्लाई कर रहा है गुड्स की। कि अब देखो, रिटेलर के लिए डायरेक्ट प्रोड्यूसर के पास जाके खरीदना तो मुश्किल है। अब आपके रिटेलर के पास अगर कोई स्टॉक खत्म हो जाता है तो वो किससे उठा के आता है, वो होलसेलर से, या जाता है स्पेशली अलग किसी स्टेट में उसकी फैक्ट्री लगी हुई है उस प्रोडक्ट की और वहाँ लेने जाएगा। अब हमारे जो भी ये हम डेली यूज़ की हमारी कंज्यूमर गुड्स को हम यूज़ करते हैं, सोप, शैम्पू, सबकी फैक्ट्रीज ज़रूरी तो नहीं है कि हरियाणा में हो, बहुत सी फैक्ट्रीज दिल्ली में हैं, बहुत सी ऐसी हैं जो महाराष्ट्र में हैं, मतलब आउट ऑफ स्टेट होती हैं। तो आपका रिटेलर बार बार वहाँ तो नहीं जाएगा ना प्रोड्यूसर से लेने की जहाँ प्रोडक्शन हो रहा है। तो उसको ईजी सप्लाई गुड्स की जो है वो कौन प्रोवाइड करता है, होलसेलर। यही बात है यहाँ पर। देन फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करता है। अब फाइनेंशियल हेल्प कैसे करता है कि ये जो होलसेलर होते हैं ना, ये रिटेलर को कहते हैं कि आप हमसे क्रेडिट पे या उधार में ले जाओ, जब आपका इकट्ठा पेमेंट आपके पास इकट्ठी हो जाए, कस्टमर से आप पेमेंट रिसीव कर लो, तब आप अपने ऑर्डर की पेमेंट कर देना। ये उनके बीच का म्यूचुअल एक एग्रीमेंट होता है। तो इससे फाइनेंशियल हेल्प मिल गई, क्योंकि रिटेलर जो है ना वो छोटे लेवल का है, उसको बहुत ज़्यादा अर्निंग नहीं अभी हो रही है। तो अगर उसने एक बार खरीदा, ऑर्डर लिया,
जैसे जैसे वो बेचेगा, कस्टमर से कलेक्ट करेगा कैश, देन वो होलसेलर को जो है वो पे कर देता है। देन जो है नेक्स्ट सर्विस जो प्रोवाइड करता है दैट इज कंसल्टेंसी सर्विस। कंसल्टेंसी का मतलब होता है कि किसी से कंसल्ट करना या किसी से कुछ एडवाइस डिस्कशन करना। तो यहाँ पे रिटेलर को वो कंसल्टेंसी सर्विस कैसे प्रोवाइड कर रहा है कि यहाँ पर जो है ना बहुत सारे जो भी ट्रेडर्स होते हैं उनके प्रोडक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कि उनका क्या यूज़ है, उनके जो है वो एक्सपीरियंस के बारे में, उनकी जो भी आगे की फर्दर इंफॉर्मेशन है प्रोडक्ट से रिलेटेड, वो सारी इंफॉर्मेशन जो है वो होलसेलर रिटेलर को प्रोवाइड करता है। और वो कैसे प्रोवाइड कर पाता है होलसेलर? क्योंकि वो डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है प्रोड्यूसर के। और देन जो है वो रीजनेबल प्राइस, कि जो होलसेलर होंगे ना वो गुड्स रिटेलर को रीजनेबल प्राइस पर देते हैं, क्योंकि उनको ये देख सोचते हैं ना वो भी कि रिटेलर ने भी तो अभी अपना मार्जिन जोड़ना है, तभी कस्टमर तक गुड जाएगी। तो वो होलसेलर अपना ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन नहीं रखता है, एक प्रोडक्ट के अंदर 10 रुपीज़ 20 रुपीज़, इससे ज़्यादा प्रोडक्ट मार्जिन नहीं। तो वो रिटेलर को कम प्राइस पे गुड्स देता है ताकि रिटेलर अपना प्रॉफिट जोड़ के आगे कस्टमर तक प्रोवाइड कर सके। देन है बेनिफिट ऑफ एडवर्टाइजमेंट, कि रिटेलर को एडवर्टाइजमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि वो एडवर्टाइजमेंट का काम जो है वो होलसेलर ही कर देता है। तो ये भी उसकी एक सर्विस है, क्योंकि अब एडवर्टाइजमेंट होलसेलर ने कर दी तो रिटेलर का प्रोडक्ट जल्दी जल्दी बिकेगा, क्योंकि कस्टमर ऑलरेडी अट्रैक्ट हो चुके हैं प्रोडक्ट की तरफ, और नए प्रोडक्ट के बारे में जो है वो इंफॉर्मेशन देता है। अब देखो शॉपकीपर्स को भी तो इन्फॉर्मेशन होगी तभी वो उसका ऑर्डर प्लेस करेंगे ना। तो ये जो होलसेलर है वो रिटेलर्स को, शॉपकीपर्स को बताता है कि देखो हमारा इस प्रोड्यूसर ने ये गुड्स निकाली हैं, ये क्वालिटी का प्रोडक्ट निकाला है। तो वो नए प्रोडक्ट के बारे में जैसे ही रिटेलर को पता लगता है तब वो ऑर्डर प्लेस करता है और कस्टमर्स को इन्फॉर्म करता है वो उसके बारे में। और पैकिंग फैसिलिटी, अब जो होलसेलर होते हैं ना वो गुड्स की अलग अलग ना ग्रेडिंग कर देते हैं उनकी क्वालिटी के हिसाब से, ताकि रिटेलर ने जिस क्वालिटी का माल जो है वो ऑर्डर लगाना है तो उसकी वो एक अलग से ग्रेड कर देते हैं ताकि ईजी हो पहचान पाने में। एक सैंपल दिखा करके शॉपकीपर को पूछा जा सके कि आप इसका कितना ऑर्डर देना चाहेंगे। तो इससे क्या है कि रिटेलर के पास उसने सपोज करो क्वालिटी ए क्वालिटी बी दोनों का अलग अलग ऑर्डर दिया कि इसके 50 यूनिट चाहिए, इसके 100 यूनिट्स चाहिए। तो रिटेलर के पास वो दोनों अलग अलग ग्रेड के हिसाब से अलग अलग पैक होकर गुड्स पहुंच जाएंगी। तो इससे रिटेलर को खुद से अलग नहीं करना पड़ता कि भाई क्वालिटी की दो अलग अलग क्वालिटीज़ की गुड्स जो है वो मिक्स हो जाएं। जैसे आप कोई भी चीज़ परचेज करते हो, सपोज आपका जो है वो वॉशिंग सर्फ होता है, जो हमारा वॉशिंग पाउडर होता है क्लोथ्स वॉश करने के लिए, उसमें अलग अलग क्वालिटीज़ आती हैं। आप एक ब्रांड की भी बात करो, फॉर एग्जाम्पल सर्फ एक्सल, तो उसमें भी अलग अलग टाइप की क्वालिटीज़ आती हैं, तो उनकी ग्रेडिंग कर दी जाती है कि दैट वन इज़ एवरेज, दैट वन इज़ गुड, दैट वन इज़ बेटर, इसी तरह से। अब है कि टुवार्ड्स सोसाइटी जो है वो क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है एक होलसेलर टुवार्ड्स सोसाइटी, कि नॉर्मल जो हमारी सोसाइटी है उसको इन जनरल क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है। एक तो मार्केट फ्लक्चुएशंस को जो है वो कंट्रोल करता है। अब मार्केट फ्लक्चुएशंस क्या है कि कुछ चीज़ें जो हैं वो जिनकी प्रोडक्शन हो सकता है किसी पर्टिकुलर सीजन में हो रही है और उनकी जो डिमांड है वो थ्रू आउट द ईयर होगी, या वाइस वर्सा जो केस है, तो उस केस में जो है ना प्रोडक्ट को स्टोर करके रखना। सपोज करो प्रोडक्शन जो है वो समर्स में किया जा रहा है, विंटर की जो गुड्स हैं उनका, कि विंटर क्लोथ्स हैं, तो वो स्टोर करके रखता है जब तक उसकी डिमांड मार्केट में क्रिएट ना हो जाए। तो ये मार्केट की फ्लक्चुएशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करता है कि प्राइसेस जो है वो कंट्रोल किए जा सकें। देन गुड्स की जो है वो ईजी अवेलेबिलिटी करवाता है, कि आपके रिटेलर जो हैं, शॉपकीपर जिनसे आप सामान लेते हो, उनको गुड्स इजीली अवेलेबल करवाने का जिम्मेवारी किसकी होती है? होलसेलर की होती है। देन जो होलसेलर होते हैं वो डिफरेंट टाइप के प्रोड्यूसर से जुड़े हुए होते हैं, तो वो डिफरेंट टाइप के प्रोड्यूसर से अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट आपके लिए लाते हैं और आपके लिए कुछ वेरिएंट्स भी लाते हैं ताकि आपको सिलेक्शन फैसिलिटी मिल सके। और एडवर्टाइजमेंट का, उनके द्वारा की गई एडवर्टाइजमेंट का बेनिफिट सोसाइटी को मिलता है, सोसाइटी को पता चलता है कि नया प्रोडक्ट मार्केट में है, ये इसके फीचर्स हैं। कंज्यूमर की कंप्लेंट्स को रिमूव करता है। अब कंज्यूमर कंप्लेंट्स जो होती हैं वो अपने शॉपकीपर को बताते हैं, शॉपकीपर आगे
होलसेलर को बताएगा और होलसेलर उसको आगे पास ऑन कर देता है प्रोड्यूसर के पास। तो इस तरह से कंज्यूमर की कंप्लेंट्स का जो निपटारा है वो एक तरह से होलसेलर बीच में एक लिंक का काम करता है। और लार्ज स्केल का जो प्रोडक्शन है वो पॉसिबल होता है, और लार्ज स्केल प्रोडक्शन से एक तो गुड्स सस्ती पड़ेंगी, दूसरा जो है वो लोगों के पास जॉब रहेगा, वो काम करेंगे, सैलरी अर्न कर सकते हैं, जिससे उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी ऊपर उठेगा। तो दैट इज़ द सर्विस प्रोवाइडेड टू सोसाइटी। तो ये कुछ सर्विसेज हैं जो वो सोसाइटी को प्रोवाइड करता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये चैप्टर यहाँ फिनिश होता है। नेक्स्ट वन इज अबाउट रिटेल ट्रेड, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू सो मच।